बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अदील मिर्ज़ा का सलाम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इसराइली अखबारात और इमरान खान। आपको मालूम ही है कि एक ताज़ा तरीन मजमून शाया हुआ है एक इसराइली अखबार में। वो क्या मजमून है? इससे पहले भी एक इसराइली अखबार में ही, जो कि बड़ा मकबूल अखबार है यहूदियों में, इसराइल का टाइम्स ऑफ इसराइल, उसमें भी एक खातून, यहूदी खातून ने एक मजमून इमरान खान के हवाले से लिखा था। उसका भी हवाला आपको देंगे। और इसराइल के हवाले से और इमरान खान के हवाले से हमारे जो कायदीन हैं, हमारे जो अमायदीन हैं, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो क्या गए थे इसराइल के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में और इमरान खान के बारे में भी कुछ बातें हैं हमारे आज के इस वीलॉग में, जो आपसे मैं करनी बहुत ज़रूरी है। जो दोस्त हमारा चैनल रेगुलर देख रहे हैं और इसको सब्सक्राइब भी किया हुआ है, वो इस बात की गवाही देंगे कि हमारी कोशिश होती है कि हमारे चैनल पर बिल्कुल गैर जनबदार रहकर, बिल्कुल फ्री एंड फेयर, सच्ची और हकीकत पर जो मबनी बातें हैं वो अपने नाजरीन तक, अपने दोस्तों तक पहुंचाई जाएं। उसकी वजह यह है कि सच में ताकत है और झूठ के कोई पाँव नहीं होते। सोशल मीडिया को चूंकि प्रोपेगेंडे के तौर पर यूज़ किया जाता है, हमारी ज़ाती तौर पर कोशिश होती है, मेरी अपनी ज़ाती तौर पर यह कोशिश होती है कि मेरे मुंह से कम अज़ कम कोई एक ऐसा लफ्ज़ भी ना निकले जिससे ये शायबा भी होता हो कि यार ये झूठ पर मबनी है। जो बात की जाए दलील के साथ की जाए। हमारे अमायदीन और हमारे जो बड़े कायदीन हैं, जैसे कि हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, हज़रत अल्लामा इकबाल, हज़रत मौलाना अबुल अला मौदूदी, हकीम सईद, डॉक्टर असरार, ये ऐसे लोग हैं जिनकी गुफ्तगू, जिनका कौलो फेल, जिनका अमल हमारे लिए मिशल राह होना चाहिए। और अगर हम उनकी की हुई बातों पे, उनके किए हुए अमल पे अमल करेंगे तो हमारे लिए तमाम रास्ते खुलते चले जाएंगे। अगर हम कोई अपना नया रास्ता इख्तियार करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें मुश्किलें भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी और तबाही भी आएगी। आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है इसराइली अखबारात और इमरान खान। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट के आर्टिकल में इमरान को इसराइल का महती और फ़ौज को तल्लुकात की राह में रुकावट करार दिया गया है। आर्टिकल में लिखा गया है कि इमरान खान इसराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद अहम ख्याल सियासतदान हैं। उनकी इंतखाबात में कामयाबी पाक इसराइल तल्लुकात के लिए मुफीद साबित हो सकती है। उनकी कामयाबी तल्लुकात का सरनो जायज़ा लेने का एक बेहतरीन मौका है। अखबार ने लिखा है कि बामी तल्लुकात की राह में पाकिस्तानी अस्करी इस्टेब्लिशमेंट रुकावट है, जिसने तवील अरसा से तल्लुकात को मामूल पर आने से रोके रखा। लिहाजा मौजूदा सियासी क़यादत को हटाने और अस्करी इस्टेब्लिशमेंट को दबाने में ही आफियत है। इससे पहले भी एक अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल, उसमें भी एक यहूदी खातून है, उनका एक मजमून शाया हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि जब उन दिनों वज़ीर आज़म थे इमरान खान, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, बतौर वज़ीर आज़म इसराइल को वो कैसे देख रहे थे और कौन ये काम कैसे सर अंजाम दे रहा था। मैं ज़ाती तौर पे तो, क्योंकि वो जो किताब है हकीम सईद की जापान की कहानी, वो भी पढ़ रखी है। सफ़ा 72 से 75 तक 3 सफ़ात पे इस हवाले से हकीम सईद के इमरान खान के हवाले से उन्होंने लिखा हुआ है। बहुत सारे लोगों तक ये चीज़ें पहुंच चुके हैं। हमारी कोई यंग जनरेशन जिन्हें इस चीज़ का नहीं पता, उन्हें ये भी नहीं पता कि डॉक्टर हकीम सईद थे कौन। और हम जो जैसे सीनियर जो लोग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने हकीम सईद को भी पढ़ा हुआ है और डॉक्टर असरार को भी सुना हुआ है। मैं तो ज़ाती तौर पर उनका मुकल्लद हूँ और उनकी जो कही हुई बातें हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़, ना सिर्फ मनोवन उस वक्त मानता था जब प्रैक्टिकल देखा। इमरान खान जब सियासत में आए, जब वो वज़ीर आज़म बने, अमल दरामद उन्होंने अपने जो जिसके लिए उन्हें लॉन्च किया गया था, जिसके लिए उन्हें लाया गया था, अमल दरामद उसी वक्त उन्होंने करना था ना, जब उन्हें बरसर इक़्तिदार आना था। मजमून में यह लिखा गया कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने पसे पर्दा इसराइल के साथ तल्लुकात असर नो एक नई
خارجہ پالیسی، جس کو وہ کہتے تھے آزاد خارجہ پالیسی، آزاد خارجہ پالیسی، نیا پاکستان، اس کے پیچھے یہی یہودی لابی کا اثر تھا. اور ایک کام سر انجام دے کون رہا تھا؟ آرڈر آف دی ایلومیناٹی، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے. وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش. وہ آج تک چل رہی ہے. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں. معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا. اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھشائلڈ، گولڈ سمتھ. یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان. آپ نے گولڈ سمتھ فیملی کی مدد سے اپنی سابقہ اہلیہ جمیمہ خان کی مدد سے، آپ تو خان نہیں لکھتی، جمیمہ لکھتی ہیں، جمیمہ کی مدد سے آپ نے یہودیوں کو یقین دلانا ہے کہ میرے موجودہ ٹینیور میں ہی اسرائیل سے تعلقات، اس کے لیے بات چیت چلے گی اور کوشش کریں گے کہ تعلقات بحال ہوں. ایک طرف وہ کہا کرتے تھے ریاست مدینہ، ہاتھ میں تسبیح، اسلامی ٹچ، اور پس پردہ یہ کام ہو رہا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، اسرائیلی اخبار کہہ رہا ہے. اسرائیلی اخبار میں جو انور بشیروا نامی یہودی خاتون ہیں جنہوں نے یہ مضمون لکھا ہے، دی ٹائمز آف اسرائیل، آپ جا کر سرچ کر کے یہ مضمون آپ پڑھ سکتے ہیں. پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، اس میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے. یہ تھوڑی سی پرانی بات ہو گئی ہے. نیا مضمون حال ہی میں شائع ہوا ہے یروشلم پوسٹ میں. یہ بھی ایک اسرائیلی اخبار ہے جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے. اب یہ کوئی بات ڈھکی چھپی رہی نہیں کہ عمران خان یہودی لابی کے ایجنٹ. کون کہا کرتا تھا؟ مولانا فضل الرحمان. کل اس حوالے سے احسن اقبال نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کیا کہا، پہلے یہ سن لیتے ہیں. اوور ٹائم عمران خان صاحب کو پاکستان پہ دوبارہ مسلط کرنے کے لیے اپنے قلم توڑ رہے ہیں. حالیہ مضمون میں لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی دنیا میں جب تک پاکستان کی قبولیت حاصل نہیں کرے گا اسے جواز یا سند قبولیت اسلامی دنیا میں ملنا مشکل ہوگا. اور پاکستان میں عمران خان واحد لیڈر ہے جو اسرائیل کو سند قبولیت دلوا سکتا ہے. اس مضمون میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کو اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں قیادت کی تبدیلی لانی پڑے گی. چونکہ موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے اس ایجنڈا کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. اور عمران خان وہ لیڈر ہے کہ جس نے لوگوں کو پرسیپشن کی دنیا میں اپنا اسلامی ٹچ دے کے ایک تشخص بنایا ہے، جس تشخص کے نتیجے میں اس کا جو اندر کا ایجنڈا ہے وہ پورا ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کو بحال کرائے. ایسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ہمارے قائدین، ہمارے عمائدین، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، حکیم امت سر علامہ اقبال، حضرت ابوالعلا مودودی، اس بارے میں کیا ان کے تفکرات تھے، کیا خیالات تھے اسرائیل کے بارے میں. اور اس وقت اسرائیل مرز وجود میں بھی نہیں آیا تھا. اس وقت تیاریاں ہو رہی تھیں. برطانوی سامراج یہ تیاری کر رہا تھا کہ عربوں کے سینے میں کس طریقے سے خنجر گھونپا جائے. تو اس وقت کیا رد عمل تھا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا، حضرت علامہ اقبال کا، حضرت ابوالعلا مودودی کا، اور اس کے بعد ہمارے جو ڈاکٹر اسرار اور حکیم الامت، جیسا کہ میں نے بتایا حکیم سعید شہید، انہوں نے اس بارے میں کیا کہا. دو لوگوں کی چیزیں تو آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں. اب قائد اعظم محمد علی جناح نے انہی دنوں یہ کہا تھا کہ اسرائیل کو ہم کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے اور آزاد فلسطین ہماری
पॉलिसी होगी। इस हवाले से 1930 की दहाई में और 40 तक तकरीबन 18 करारदादें आ चुकी थी। पाकिस्तान चूँकि बना नहीं था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इसके लिए एक अरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही थी। हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उसके सरखेल थे, और वो न सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को उन्होंने मुतहर्रिक किया हुआ था, बल्कि साथ साथ हुकूमत बरतानिया से भी उनका रब्ता था। और उन्होंने एक ख़त भी लिखा था। उस ख़त में क्या लिखा था कि मैं बरतानवी हुकूमत को आगाह करना चाहता हूँ कि मसला फ़लस्तीन को अगर मुनसिफाना और आबरूमंदाना तरीके से हल ना किया गया तो सल्तनत बरतानिया की तब्दीली का ये नुक्ता आगाज़ होगा। हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सल्तनत बरतानिया को ललकारा था उस वक्त जब पाकिस्तान भी अभी नहीं बना था। और जैसा कि मैंने कहा कि 1933 से लेकर 1940 तक 40 करारदादें फ़लस्तीन के हवाले से आ चुकी थी। इसी तरीके से हज़रत अल्लामा इकबाल ने भी एक ख़त लिखा था। उन दिनों अलील थे, हज़रत अल्लामा इकबाल बड़े सख्त अलील थे। उन्होंने अपने मरासले में ये चीज़ लिखी थी कि मैं बहुत अलील हूँ, मैं ज़्यादा तफसील में इसके साथ नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग आपको ये बता दें कि जो कुछ आप करने जा रहे हैं, आप अरबों को ये जो तकसीम करने जा रहे हैं, ये एक गलत फैसला है। इस फैसले से आप बाज आ जाएं। ये मुस्तकिल तौर पर आप अपने लिए एक तनाज़ा खड़ा करेंगे और मुतनाज़ी हो जाएंगे। और उन्होंने कहा था हम ये नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था हम ये नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। इसी से मिलते जुलते ख्यालात जो थे मौलाना अबुल अला मौदूदी के थे। ये थे हमारे अमायदीन और कायदीन जो कि इसराइल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नाजायज़ रियासत करार दिया था इसराइल को। आपको पता है, मुझे तो कोई मुखालसा नहीं है इस हवाले से, क्योंकि जो चीज़ें जब किसी पे इल्ज़ाम लगता है ना किसी किस्म का, तो आपको फ़ौरन यकीन नहीं कर लेना चाहिए। इल्ज़ाम कोई भी लगा सकता है। पहले आपने ये देखना होता है कि इल्ज़ाम लगाने वाला कौन है और किस पे इल्ज़ाम लग रहा है। अगर इल्ज़ाम लगाने वाला बंदा, जैसे हकीम सईद की बात करूं, 200 किताबों के मुसन्निफ थे और उन्हें 1998 में शहीद कर दिया था, कराची में शहीद कर दिया गया था। इमदाद यूनिवर्सिटी के वो बानी हैं। ये जो हमदर्द दवाखाना है इसके वो बानी हैं। क्या शख्सियत थे। उन्होंने अपनी किताब जापान की कहानी में इमरान खान के हवाले से लिखा था। उनका कोई सियासी चपकलश नहीं थी, न उनको सियासत में आना था। और नए नए उस वक्त चूँकि इमरान खान सियासत में आए थे, अभी वज़ीर आज़म भी नहीं बने थे, उन्होंने कहा था कि इमरान एक नए सियासतदान को उभारा जा रहा है, यहूदी लॉबी उभार रही है और अपना रिश्ता भी उसको दिया है। यहूदियों ने पूरे यूरोप के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। और ये यहूदी कौन थे? रॉथस्चाइल्ड, गोल्डस्मिथ। ये गोल्डस्मिथ जिसने शिकार किया है ताजा इमरान खान, एक उभरती हुई शय था। उम्मीदें वाबस्ता हो पड़ा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। तो आप बराह रास्त उनकी आवाज़ गुफ्तगू सुने, जो उन्होंने बातें की थी इमरान खान के बारे में, बराह रास्त आप सुने। और डॉक्टर इसरार थे कौन, ये भी साथ पहले देख लें कि वो क्या चीज़ थे। जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, जो इमरान खान का वाले से बातें की थी, क्या वो प्रैक्टिकल बाद में उन्होंने साबित की? जी हाँ, अपने अमल से उन्होंने बाद में साबित किया कि जब आपको कोई इख्तियारात मिलते हैं, जब आपके पास कोई इख्तियारात आते तभी आप अपने आप खुल के आप सामने आते हो ना। जैसा कि मैंने कहा, जब वो बने वज़ीर आज़म, उन्होंने पसे पर्दा मुहिम चला दी इसराइल के साथ तल्लुकात, ये फ़लस्तीनियों के पीठ में खंजर घोंपने के मुतरादिफ था। और जो आपकी खारजा पॉलिसी है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो फरमूदात है, उसके हवाले से सरीहन खिलाफ वर्जी थी और बहुत बड़ा यू टर्न था बतौर बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन हमारे लिए। और बड़ी ये अचंभे की बात होती। और चूंकि मीडिया आपको पता है किसके कंट्रोल में है, और अगर ऐसा कोई काम हो जाता तो मीडिया ने कंट्रोल कर लेना था। और हमारे यहाँ वहाँ पे पसंद नापसंद तो पाकिस्तान में चलती है। और आधी आबादी से भी ज़्यादा लोगों ने क्या देना था जी, क्या बात है जी, इमरान खान ने जो फैसला कर दिया, जो बड़ा दूर अंदेश ये शख्स है
بس اس کو پتہ نہیں کیا کیا مقام، کوئی مرشد ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے کیا. اچھا ذاتی کردار کو کوئی نہیں دیکھتا. میری ایک اور یہ بڑی وہ عادت ہے، جب کوئی بندہ آ کے مجھے کوئی دلاتا ہے نا، کوئی اپنا صنعت گنوانے کی بات کرتا ہے یا کوئی اپنا وہ پرسنالٹی شو کرتا ہے، جو اس نے ماضی میں کیا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے جو اس نے کام کیا ہوتا ہے، جو کارنامے سر انجام دیے ہوتے ہیں، میں اس شیشے میں اس کو بندے کو دیکھتا ہوں یہ ماضی میں کیا کرتا رہا ہے. ایک بندہ ہے جو ناجائز اولاد کا باپ ہوتا ہے، امریکہ میں جاتا ہے وہاں پہ شادی کر لیتا ہے، برطانیہ میں جاتا ہے وہاں شادی کر لیتا ہے، کوئی اینکر اس کے انٹرویو کرنے جاتی ہے وہاں شادی کر لیتا ہے، کہیں پہ تویز دھاگے لینے کے لیے جاتا ہے وہاں پہ وہ شادی کر لیتا ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار قصے کہانیاں ہیں، یہ آڈیوز بھی آ چکی ہیں، ویڈیوز بھی آ چکی ہیں. میں ان چیزوں کا نا وہ ذکر کر کے اپنا وہ ذہن اپنا گندا نہیں کرنا چاہتا، اس قسم کی گفتگو پڑھنا نہیں چاہتا. ذاتی کردار آپ دیکھ لیں. اور اب اسرائیلی اخبارات نے یہ مضامین ایک تواتر سے شائع کرنے شروع کیے ہیں. ادھر لندن میں جب آپ چانسلر کے وہ امیدوار بنے تو وہیں کے اخبارات نے، وہاں کا جو میڈیا ہے، انہوں نے آئینہ دکھایا یونیورسٹی کی انتظامیہ کو کہ کس شخص کو آپ بنانے جا رہے ہو جو کہ چوری کے الزام میں جیلوں میں بند ہے، جس کا یہ اپنا کردار ہے. اس کو آکسفورڈ کا آپ چانسلر بنانے جا رہے ہو اور ایک سمبل بنانے پوری دنیا کو دکھاؤ گے کہ جو کہ دنیا کی ایک اچھی درسگاہ ہے جہاں پہ ایک معیاری تعلیم دنیا کے بچے حاصل کرنے جاتے ہیں. وہاں پہ یہ پیغام دے گے کہ اس کا چانسلر کون ہے. ان کا اپنا میڈیا ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا.